हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ एएसआरबी नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो मैंने एमसीक्यू सीरीज शुरू की है फॉर द रिवीजन। आज हम उसके अंदर क्लास सेकंड को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टाजियम वाइवल फ्लूडियम डिस्क्राइबिंग वायरसेस वॉज प्रपोज्ड बाई, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है कॉन्टाजियम वाइवल फ्लूडियम जो डिस्क्राइब करता है वायरसेस को, उसको किसने प्रपोज्ड किया था। ऑप्शंस है इवानोवस्की ने किया था, बेजडिंके ने किया था, पाश्चर ने किया था या फिर स्टेनले ने किया था। तो जो कॉन्टाजियम वाइवल फ्लूडियम कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है वायरसेस को, ये डिस्क्राइब किया था बेजडिंके ने, यानी कि जो मार्टिनस बेजडिंक थे ये क्या है, एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम को प्रपोज्ड किया था। इन्होंने डिस्क्राइब किया था इन्फेक्शियस नेचर ऑफ वायरसेस और इन्होंने सजेस्ट किया था they were not particulate but rather a liquid form of infectious agent। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो आर्किया हैं यानी कि जो आर्कियोबैक्टर हैं वो डिफर होते हैं किससे, फ्रॉम ट्रू बैक्टीरिया मेनली इन, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके वजह से जो आर्के बैक्टीरिया हैं ट्रू बैक्टीरिया से डिफर होते हैं। ऑप्शंस है एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, सेल वॉल कंपोजिशन या फिर प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस या फिर एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो आर्के बैक्टीरिया हैं वो डिफर होते हैं बैक्टीरिया से, तो यहाँ पे जो सेल वॉल कंपोजिशन है वो दोनों की क्या होती हैं, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये जो आर्के बैक्टीरिया है और जो बैक्टीरिया हैं दोनों ही क्या हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ एक डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। की डिफरेंस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की उसके अंदर क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, लेकिन जो आर्किया की सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता। पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह पे बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया और पॉलीसेक्राइड हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया वेस्ट ऑन, यानी कि जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है वो डिफ्रेंशिएट करती है बैक्टीरिया को, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन है सेल साइज के ऊपर है, लिपिड कंपोजिशन के ऊपर है, पेप्टाइडोग्लाइकन थिकनेस के ऊपर है या फिर डीएनए कंटेंट के ऊपर है। तो हमें पता है जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है उसको हैंस क्रिस्टिन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, प्रपोज किया था। उन्होंने ग्राम स्टेनिंग के द्वारा जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनको क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से जो पेप्टाइडोग्लाइकन की थिकनेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या होता है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है और यहाँ पे कोई भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो थिकनेस है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे जो हैंस क्रिस्टियन ग्राम थे उन्होंने पेप्टाइडोग्लाइकन की थिकनेस के बेसिस पे जो बैक्टीरिया है उनको डिफ्रेंशिएट किया था कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है मिथेनोबैक्टीरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो मिथेनोबैक्टीरिया है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन है हेलोफिलिक आर्कियन का है या फिर थर्मो एसिडोफिलिक आर्कियन का है या मिथेनोजेनिक आर्कियन का है या सल्फर रिड्यूसिंग आर्कियन का है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो मिथेनोबैक्टीरियम है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है मिथेनोजेनिक आर्कियन का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर इन ए कल्चर कैन बी कन्फर्म्ड बाई, यानी कि एंडोस्पोर की प्रेजेंस कल्चर के अंदर वो हम किसके द्वारा कन्फर्म करते हैं। ऑप्शंस हैं ग्राम स्टेनिंग, स्पोर स्टेनिंग जिसको हम स्कैफर फल्टन मेथड बोलते हैं, उसके बाद एसिड फास्ट स्टेनिंग या फिर नेगेटिव स्टेनिंग। तो जो एंडोस्पोर्स हैं ये क्या होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ एक बैक्टीरिया हैं जो एंडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं
जैसे कि बैसिलस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, डी सल्फेटोमैक्यूलम हो गया, थर्मोसार्सिना हो गया, ये क्या करते हैं, एंडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो एंडोस्पोर की प्रेजेंस है कल्चर के अंदर, उसको हम कंफर्म करते हैं बाय द स्पोर स्टेनिंग, जिसको हम बोलते हैं स्कैफर फल्टोन मेथड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल ग्रुप परफॉर्म एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी कि इनमें से कौन सा माइक्रोबियल ग्रुप है जो कि एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, एल्गा है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। तो जो ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को, जिसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट। और जो साइनोबैक्टीरिया और जो एल्गा है ये क्या करते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को प्रोड्यूस करते हैं। और जो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है ये क्या करता है, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, बट आर नॉट द ओनली ग्रुप। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब जो ये भी क्या करता है, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, लेकिन माइक्रोबियल ग्रुप परफॉर्म एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हमसे माइक्रोबियल ग्रुप का पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है पास्चर अफेक्ट रेफर्स टू, यानी कि पास्चर अफेक्ट से आप क्या समझते हो। ये क्वेश्चंस मैं पहले की वीडियो के अंदर भी करा चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, इनहिबिशन होता है ग्लाइकोलिसिस का बाय ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्चर अफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रॉन डुड्रोव पाथवे इज, यानी कि एंट्रॉन डुड्रोव पाथवे के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होता है। तो जो एंट्रॉन डुड्रोव पाथवे है ये मैंने आपको कराया हुआ है। ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर आगे चल के आपका क्या बनता है, यहाँ पे KDPG बनता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक साइड ये पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक साइड ये ग्लाइकोलिसिस के अंदर एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है एंट्रॉन डुड्रोव पाथवे का, वो आपका यहाँ पे होता है पायरुवेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल मास, यानी कि dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये सेल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसको हम कौन सी इक्वेशन से डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम करते हैं dx/dt इक्वल्स टू म्यू एक्स। म्यू एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे सेल कंसंट्रेशन, म्यू क्या है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज, यानी कि वो कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑप्शन है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है, या हाइड्रोजिनेज होता है। तो वो आपका होता है साइटोक्रोम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 4th के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक फाइनल एंजाइम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम साइटोक्रोम C टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, वो क्या करता है, फॉर्म करता है वाटर को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑर्गेनिज्म इज नोन फॉर एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन विद सीरियल्स, यानी कि वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम किसके लिए जानते हैं, फॉर एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन विद सीरियल्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, एजोस्पाइरुलम ब्रासिलेंस है, अजोटोबैक्टर क्रोकोकम है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम है, या फिर क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरेनम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है एजोस्पाइरुलम ब्रासिलेंस, वो क्या है, एक
ऑर्गेनिज्म है जिसको हम किसके लिए जानते हैं, एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन विद सीरियल्स के लिए जानते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्या करता है, प्रमोट करता है प्लांट ग्रोथ को थ्रू द नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद जो अजोटोबैक्टर क्रोकोकम है, ये क्या है, फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसारम क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है लेग्यूम्स के साथ, ना कि सीरियल्स के साथ। ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरिनम ये क्या है, एक फ्री लिविंग एनोरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है राइजोस्पेरिक अफेक्ट इज जनरली हाईएस्ट इन, यानी कि जो राइजोस्पेरिक अफेक्ट है वो ज़्यादा किसके अंदर होता है। ऑप्शन है मोनोकोट्स के अंदर होता है, डाइकोट्स के अंदर होता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होता है, या लेग्यूम्स के अंदर होता है। तो जो राइजोस्पेरिक अफेक्ट होता है वो क्या है, रेशियो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन द राइजोस्पेयर टू द बल्क सोइल। तो यहाँ पे जो डाइकोट्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, मोर एक्सटेंसिव ब्रांच रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि जिसके वजह से ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ज़्यादा अमाउंट में रूट एक्सुडेट्स को। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दस ए हायर आरएच रेशियो कंपेयर टू मोनोकोट, जिम्नोस्पर्म एंड लेग्यूम्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि जो राइजोस्पेरिक अफेक्ट है वो डाइकोट्स के अंदर जनरली ज़्यादा होता है। उसके बाद है डीनाइट्रिफिकेशन मेनली अकर्स अंडर। तो मैंने आपको ये बता भी रखा है, जो डीनाइट्रिफिकेशन है वो आपका एनारोबिक कंडीशंस के अंदर होता है, और जो नाइट्रिफिकेशन है आपका वो ऑक्सिक कंडीशंस के अंदर होता है, यानी कि एरोबिक कंडीशंस के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच माइक्रोबियल एंजाइम कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट, यानी कि नाइट्राइट का कन्वर्जन किसके अंदर हो रहा है, नाइट्राइट का कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रेट के अंदर। प्रोसेस कौन सी है, नाइट्रिफिकेशन। एंड यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, तो यहाँ पे एंजाइम आएगा नाइट्राइट ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जो नाइट्राइट रिडक्टेज है ये क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करता है। नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करता है। और जो नाइट्रोजिनेज क्या है, ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कि कैटेलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रैंकिया फॉर्म नोड्यूल्स विथ, यानी कि जो फ्रैंकिया है वो किसके साथ नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। तो जो फ्रैंकिया है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि जो एक्टिनोराइजल प्लांट्स है उनके साथ क्या करता है, नोड्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल की ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, जैसे कि ट्री हो गए, शब्स हो गए। और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, एलनेस, माइरिका, एल्डर्स, कैजुरिना, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनको याद रखना, ये मैं बार बार आपको बताती हूँ, याद रखना है इनको, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट फॉर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया इज, यानी कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो कि कौन से हैं, जैसे कि बैसिलस हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया। तो ये जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है इनके लिए मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, तो इनके लिए जो मोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है वो है आपका इथाइलिन ऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है पैकेजिंग को, और इसको क्या करता है, अफेक्टिव करता है अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्पोर्स के लिए। उसके बाद है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड प्राइमरली मेजर्स, यानी कि जो बीओडी है वो सबसे पहले किसको मेजर करता है, तो जो बीओडी है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रोब्स, इसको क्या करता है, मेजर करता है। यानी कि ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम्ड बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन ए वाटर सैंपल। ये क्या है, की इंडिकेटर है वाटर क्वालिटी के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म इन वाटर टेस्टिंग, यानी कि वाटर टेस्टिंग के अंदर कौन सा है जिसको हम एज ए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। तो वाटर टेस्टिंग के अंदर हम एज ए इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करते हैं एशेरिशिया कोलाई को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो विनोग्रेड्स की कॉलम है उसको डिज़ाइन किया गया है किसको स्टडी करने के लिए। ऑप्शंस है माइक्रोबियल पैथोजन, सोयल पीएच,
माइक्रोबियल सक्सेशन एंड मेटाबॉलिज्म या फिर वाटर कंटामिनेशन। तो जो विनोग्रेड्स की कॉलम है ये क्या है, एक मिनिएचर है, सेल्फ कंटेन इकोसिस्टम है जिसको हम यूज करते हैं टू द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली जो कि इन्वॉल्व होते हैं माइक्रोबियल सक्सेशन इन ए स्ट्रेटिफाइड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मोस्ट प्रोबेबल नंबर, जिसको हम MPN मेथड बोलते हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। तो ये मैंने पहले भी कराया हुआ है, वो बेस्ड होता है डाइल्यूशन और स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन फोम फॉर्मेशन इज कंट्रोल बाय एडिंग, यानी कि फर्मेंटेशन के अंदर जो फोम की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन है बफर, एंटीफोम एजेंट्स जैसे कि सिलिकॉन ऑयल हो गया, चिलेटिंग एजेंट्स या फिर सरफेक्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो एंटीफोम एजेंट्स हैं जैसे सिलिकॉन ऑयल, उनको हम क्या करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर ऐड कर देते हैं, जो कि क्या करता है रिड्यूस या फिर प्रिवेंट कर देता है फॉर्मेशन ऑफ फोम के, जो कि इंटरफेयर करता है एरिएशन के साथ और कोज करता है प्रोडक्ट लॉस को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ रिकम्बिनेंट इंसुलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं होमोलिन, यूजेस। तो यहाँ पे ऑप्शन है बैसिलस सबटाइलस, इकोलाई, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या फिर सोडोमोनास पुटिडा। तो जो प्रोडक्शन है रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन की वो क्या है, फर्स्ट मेजर सक्सेस वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे जो जीन है ह्यूमन इंसुलिन का वो इंसर्ट किया गया था इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर और उससे क्या हुआ था बाद में प्रोड्यूस्ड हुआ था इंसुलिन प्रोटीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द एंजाइम पैक्टिनेज यूज्ड इन फ्रूट जूसेस क्लैरिफिकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पे बेसिक है, सिंपल है, जो एस्परजिलस नाइगर है वो क्या करता है पैक्टिनेज को प्रोड्यूस करता है और उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्रूट जूसेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। पैक्टिनेज क्या है, एक एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है पैक्टिन को, और ये क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है जो कि सेल वॉल ऑफ प्लांट्स के अंदर हमें मिलता है। ये सब आप पॉइंट्स याद रखना। उसके बाद है मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ ए माइक्रोब इज ऑब्टेन्ड इन। तो जो मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है माइक्रोब्स का वो हम कब ऑब्टेन करते हैं। तो ऑप्शंस है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज या फिर डिक्लाइन फेज। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट होता है वो आपका होता है लॉग फेज के अंदर। लॉग फेज को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। ये क्या है, पीरियड है माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व का, जहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं एट ए कॉन्स्टेंट एंड मैक्सिमम रेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है मेन पर्पस ऑफ एरिएशन इन फर्मेंटेशन इज टू, यानी कि जो मेन पर्पस है एरिएशन का फर्मेंटर के अंदर वो क्या है। ऑप्शन है एजिटेशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, पीएच को मेंटेन करता है या फोम को प्रिवेंट करता है। तो अगर हम बात करें जो एरिएशन का मेन पर्पस है फर्मेंटर के अंदर वो क्या है, ये एजिटेशन को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एम्स टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट, यानी कि जो एम्स टेस्ट है वो किसको डिटेक्ट करता है, ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ। म्यूटाजेनिक पोटेंशियल ऑफ केमिकल्स को क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ नेक डीएनए बाय ए बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड, यानी कि नेक डीएनए का क्या हो रहा है, अपटेक हो रहा है बैक्टीरियल सेल के द्वारा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना एंड बताना अगर सेल टू सेल होता है तो उसको क्या बोलते हैं और बैक्टीरियोफाज के द्वारा होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तीनों का मेरे को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। उसके बाद है द एंजाइम यूज्ड इन cDNA सिंथेसिस फ्रॉम mRNA इज, यानी कि वो कौन सा एंजाइम है जिसको हम cDNA सिंथेसिस के अंदर यूज़ करते हैं फ्रॉम mRNA। ऑप्शंस है DNA पोलिमरेज 1 है या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, RNA पोलिमरेज है या DNA लाइगेज है। तो वो है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ म्यूटेशन कन्वर्ट्स ए कोडोन फ्रॉम 4 अमाइनो एसिड इनटू ए स्टॉप कोडोन। तो वो कौन से टाइप की म्यूटेशन है जो कन्वर्ट करती है कोडोन को 4 अमाइनो एसिड इनटू ए स्टॉप कोडोन। तो वो आपकी होती है नॉनसेंस म्यूटेशन।
क्या होती है, नॉनसेंस म्यूटेशन। ये क्या है, एक टाइप है पॉइंट म्यूटेशन का। इसके अंदर जो डीएनए सीक्वेंस है वो क्या होती है, रिजल्ट इन ए प्रीमेच्योर स्टॉप कोडन। तो यहाँ पे जो सिग्नल्स है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR1, वो कैसे एंड्स को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसकी साइट क्या होती है, GAATTC, और यहाँ से अगर हम करें CTTAAG, तो यहाँ पे ये स्टिकी एंड्स को क्या करता है, कट करता है, यानी कि स्टिकी एंड्स को बनाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन PCR, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, याद रखना कैरी म्यूलिस ने इसको प्रपोज किया था। एंड यहाँ पे ऑप्शन है डीनेचुरेशन, एनेलिंग, इलोंगेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो PCR का स्टेप नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द वेक्टर यूज्ड फॉर क्लोनिंग लार्ज फ्रेगमेंट्स इज, यानी कि वो वेक्टर जिसको हम यूज़ करते हैं क्लोनिंग फॉर द क्लोनिंग ऑफ लार्ज फ्रेगमेंट, वो कौन सा है। तो वो आपका होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसके बाद है जो TI प्लाज्मिड है वो नेचुरली हमें किसके अंदर मिलता है। तो ये मैं बार बार कराती हूँ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के अंदर हमें TI प्लाज्मिड मिलता है। और अगर एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन की बात होती है तो भी हमें TI प्लाज्मिड मिलता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन क्या करता है, क्राउन गोल डिजीज को कोज करता है। और जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन है वो क्या कोज करता है, हेयरी रूट डिजीज को कोज करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रिस्पर Cas9 द Cas9 न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस्ड। तो जो Cas9 है वो क्या करता है, डबल स्टैंड ब्रेक को इंट्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कमर्शलाइज्ड बाई। तो जो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो कौन सी कमर्शलाइज्ड की गई थी। तो वो है आपका फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये क्या है, फर्स्ट जेनेटिकली फूड है जिसको लाइसेंस के साथ क्या किया था, ग्राइंड किया गया है फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और इसके डेवलप किया गया था, इसके अंदर क्या है, लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है इसकी, डिले करता है राइपनिंग प्रोसेस को। और जो कमर्शलाइज जिसको क्या किया गया था, मतलब यूज़ किया गया था, वो 1994 के अंदर किया गया था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन फॉर ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड किसी भी बच्चे को पेड टेस्ट सीरीज़ या फिर नोट्स चाहिए तो वे मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।